नमस्कार दोस्तों। आज जो है फंड फ्लो के कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे। देखिए, आपका फंड फ्लो का कॉन्सेप्ट होता है कि आप जिस कंपनी का फंड फ्लो बना रहे हैं, अब आप देखिए कि उस कंपनी में उस पीरियड में कितना फंड आया। आपको जो है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम इक्विटी शेयर इशू, फंड फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर इशू, अगर कंपनी बैंक से लोन ली है उससे कितना पैसा आया, कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी से लोन ली है उससे कितना पैसा आया। यानी फंड फ्लो का मतलब है कि कंपनी में कितना पैसा आया और वो कंपनी में किस किस हेड में वो पैसा यूज हुआ है। तो मान लीजिए कंपनी में जितना पैसा आया उसमें से कंपनी ने फिक्स एसेट परचेज किया है, कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी का वर्किंग कैपिटल में वो पैसा जो है ब्लॉक है। तो फंड फ्लो का मतलब यही होता है कि कंपनी में कितना फंड आया और वो फंड आपको कहां कहां पे यूज हुआ। इसका आसान भाषा में समझने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पिताजी जो हैं हर एक महीने के स्टार्टिंग में आपको जो है एक मंथली एक्सपेंसेस देते हैं, लेकिन हर एक मंथ के एंड में आपसे जो है एक स्टेटमेंट भी लेते हैं कि जो हमने तुमको मंथली एक्सपेंसेस दिया तुम हमको उसका कहाँ कहाँ पे खर्चा किए उसका एक हमको स्टेटमेंट दो। तो आपको जो है हर एक मंथ जो है वो स्टेटमेंट बना के अपने पिताजी को देना होता है। तो वैसे ही आपको कंपनी में होता है। कंपनी भी जानना चाहती है कि जो फंड आया वो फंड जो है कंपनी के किस किस हेड में वो फंड जो है लगा है। फिक्स एसेट्स में कितना लगा है, कंपनी का जो करेंट एसेट्स है उसमें कितना ब्लॉक है, कंपनी का अदर कोई एक्टिविटी है, अदर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको लगता है कि ड्यूरिंग द ईयर जो भी फंड आया है उसका कुछ पोर्शन जो है उसमें लगा है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको यही है कि आपको ये निकालना होगा कि ड्यूरिंग द ईयर कितना फंड आया, वो फंड जो है कंपनी कहां कहां पे यूज की। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको जो है इसमें जो है अलग अलग हेड है। जैसे आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम चेंज इन वर्किंग कैपिटल, अब उसके बाद आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है। देखिए, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में होता है कि कंपनी का जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है, फंड फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी जस्ट सेम होता है कैश फ्लो के तरह। देखिए, अगर हम जो है माइनॉरिटी इसको जो है लॉजिक लगाए तो आपको कैश फ्लो और फंड फ्लो में विशेष कोई फर्क जो है नहीं मिलता है, सिर्फ आपका फॉर्मेट का डिफरेंसेस है। कैश फ्लो में क्या है कि आपको सबसे पहले ये निकालना होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन वहां भी कॉन्सेप्ट यही है कि कंपनी में कितना फंड आया और वो फंड जो है कहां कहां पे खर्चा हुआ। लेकिन चूंकि उसका फॉर्मेट अलग है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से बनाया जाता है, लेकिन फंड फ्लो का फॉर्मेट जो है अलग है, इसको जो है इस हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन अगर इसको माइनॉरिटी अगर हम लॉजिक लगाए तो कैश फ्लो फंड फ्लो में कोई फर्क नहीं है। देखिए, फंड फ्लो में क्या है
कि सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ता है कि वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल आपका उसी कंडीशन में बढ़ेगा जिस कंडीशन में आपका करेंट एसेट्स बढ़ रहा है। तो अगर मान लीजिए करेंट एसेट्स आपका जो है कब बढ़ेगा, जब आपका सन्डी डेटर बढ़ेगा, जब आपका स्टॉक का बैलेंस बढ़ेगा, जब आपका कैश एंड बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका करेंट एसेट्स बढ़ता है। लेकिन वही जब करेंट लायबिलिटी कम होगा तो क्या होगा कि करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो अगर वर्किंग, इसी को बोला था करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल। अगर आपका पिछले साल से इस साल वर्किंग कैपिटल बढ़ा, तब बढ़ने का मतलब है कि उतना पैसा आपका ब्लॉक हुआ। अगर आपका सन्डी डेटर बढ़ा, स्टॉक बढ़ा, तो ये सब में आपका कैश जो है ब्लॉक होगा। लेकिन कैश एंड बैंक में आपका कैश ब्लॉक नहीं होता है। तो इसमें जो है 3 पार्ट में बनता है फंड फ्लो में। एक होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा होता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उसके बाद आपको फंड फ्लो बनाया जाता है। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जो खर्चा आपके ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड है वो खर्चा आपका जो है फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। इसमें भी लॉजिक यही है कि जिस खर्चा में कैश का इनफ्लो चाहे आउटफ्लो नहीं है उसको हम लोग जो है अगर नेट प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं तो उसमें हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। जितना भी नॉन कैश आइटम है वो सारा हमको नेट प्रॉफिट में ऐड करना होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय वो सारा आइटम जो है लेस हुआ है। तो जब हमको जो है फंड के बेस पे चाहे कैश के बेस पे नेट प्रॉफिट निकालना है तो जो आपका नॉन कैश यानी जिसमें ना कैश गया है तो वैसे कंडीशन में वो सब आइटम को हमको ऐड करना होता है। और जो भी खर्चा आपको जो है ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है उसको भी हमको ऐड यहाँ पे जो है ऑपरेशनल एक्टिविटी निकालते समय यानी फंड फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी निकालते समय भले उसका पेमेंट हुआ हो लेकिन हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन मकसद होता है कि ऑपरेशनल एक्टिविटी से कितना फंड आया। और जो खर्चा आपको ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है वो जो है उसका जो कंसर्निंग हेड में जाना चाहिए वहां पे जाके हम उसको जो है लेस करेंगे। तो ऑपरेशनल एक्टिविटी में जो खर्चा बिजनेस से डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली जो रेकरिंग नेचर का है जो बार बार रिपीट होता है वो सारा खर्चा तो आपको जो है फंड फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी में अलाउ होगा। लेकिन ऐसा कोई खर्चा जिसमें ना कोई कैश का आउटफ्लो है ना ही वो ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेट करता हो। जैसे मान लीजिए कि आपका डेप्रिसिएशन, अगर हम नेट प्रॉफिट से शुरू किए हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप देखिएगा कि वो सारा घटने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट आता है। तो अगर हमको जो है डेप्रिसिएशन में किसी तरह का कैश आउटफ्लो नहीं है तो वो डेप्रिसिएशन को हमको ऐड कर देना होगा। जैसे ही कोई फिक्स एसेट बेचने से हमको लॉस हुआ तो लॉस जनरली उसमें लॉस में किसी तरह का आउटफ्लो जो है नहीं है, उस एसेट्स को बेचने से कितना आया वो मेरा इनफ्लो है। लेकिन पीएल में जाता है कि अगर उस एसेट्स को बेचने से आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर उस एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो नेट प्रॉफिट को जो है बढ़ाता है। अगर लॉस है तो वो आपको नेट प्रॉफिट को कम करता है, लेकिन उसमें एक्चुअल में किसी तरह का आउटफ्लो जो है कैश का आउटफ्लो जो है नहीं होता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को जो आपका ऑपरेशनल एक्टिविटी यानी जो रेकरिंग नेचर का नहीं है
उसको हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे, और जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस है उसको अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी चाहे फंड फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो वो सब आइटम को जोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए कि बैलेंस शीट चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी इस साल प्रपोज की है लेकिन वो इस साल पेमेंट नहीं हुआ है। अगर इस साल पेमेंट हो गया होता तो वो प्रपोज डिविडेंड में नहीं रहता, क्योंकि खर्चा कंपनी के लिए एक खर्चा है और ये खर्चा इसी साल से रिलेटेड है। भले कंपनी इसका पेमेंट की हो चाहे नहीं की है, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, उससे मेरा नेट प्रॉफिट कम होगा। वो खर्चा जो है अगले साल जो है पेमेंट होगा। तो अगर मेरा नेट प्रॉफिट कम हुआ है तो उससे हम अपने जो है नेट प्रॉफिट में उसको जोड़ देंगे, क्योंकि ये पेमेंट अभी नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पिछले साल का कोई प्रोपोज डिविडेंड है तो पिछले साल का प्रोपोज डिविडेंड इस साल पेमेंट होता है, ठीक है, लेकिन वो मेरा जो है ऑपरेशनल एक्टिविटी के नेचर का नहीं है, इसीलिए हम उसको नेट प्रॉफिट से लेस नहीं करेंगे, उसको हम लोग फंड फ्लो में दिखाएंगे, ठीक है, कि इतना पैसा जो मेरा पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड था उसमें मेरा इतना पैसा गया। तो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है फंड फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी निकालना पड़ेगा। अगर आप नेट प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं तो जो भी ऐसा आइटम जो आपको ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है उसको हमको ऐड या माइनस करना होगा। जो भी ऐसा एक्सपेंसेस जो कैश नेचर का नहीं है उसको हमको इसमें ऐड करना होगा। जो भी ऐसा इनकम जिसमें एक्चुअल में कैश रिसीव नहीं हुआ है, चूंकि वो इनकम को बढ़ाया है, नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है, इसीलिए हमको उसको माइनस करना पड़ेगा। और जो भी ऐसा इनकम जो आपका ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है, अगर उससे मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ा है तो हमको उसको माइनस करना होगा। तो इससे मेरा आता है ऑपरेशनल एक्टिविटी। उसके बाद हम निकालते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अगर मान लीजिए कि पिछले साल के कंपेयर में इस साल आपका वर्किंग कैपिटल जनरली होता है कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि पिछले साल आपका वर्किंग कैपिटल था, यानी करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी करने से पिछले साल 1 लाख रुपया था, लेकिन इस साल के अंत में जब हम करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी कर रहे हैं तो इस साल आया 1.5 लाख रुपया। तो आपका जो है वर्किंग कैपिटल कितना से बढ़ा? पिछले साल में 1 लाख था, लेकिन इस साल हो गया 1.5 लाख रुपया, तो यानी ये 50,000 रुपया आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ा। तो ये वर्किंग कैपिटल जनरली कौन कंडीशन में बढ़ता है? जब आपका करेंट एसेट्स बढ़ता है। मान लीजिए कि स्टॉक का बैलेंस आपका बढ़ गया, तो वो स्टॉक आपको मॉनेटरी टर्म में यानी कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन वो पैसा मेरा स्टॉक में ब्लॉक है। जैसे आपका संडी डेटर बढ़ने से क्या होता है कि मेरा क्रेडिट सेल हुआ है, यानी जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो मेरा जो है मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो पैसा डेटर के पास ड्यू है। तो वर्किंग कैपिटल बढ़ने का मतलब है कि वो पैसा आपका कहीं ना कहीं ब्लॉक है। अब वर्किंग कैपिटल घटने का मतलब क्या हुआ कि आपका करेंट एसेट्स तो घटा, लेकिन करेंट लायबिलिटी आपका बढ़ गया। तो अगर मान लीजिए करेंट एसेट्स घटा और मेरा करेंट लायबिलिटी बढ़ गया, तो इसका मतलब हुआ कि वहां पे करेंट एसेट्स में जो जो एसेट्स था वो मॉनेटरी टर्म में तो कन्वर्ट हो गया, यानी मेरे पास उसके बदले में कैश आया,
करेंट लायबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि मेरे ऊपर जो बर्डन था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में वो बर्डन का पेमेंट हम नहीं किए हैं। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ कि कंपनी में वो पैसा आया है। इंक्रीज का मतलब कंपनी का जो फंड है उसमें से इतना पैसा जो है वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक है। तो देखिए, अगर हम जो है यहां पे देखिए, यहां पे सिर्फ जो है ना कैश फ्लो फंड फ्लो में, यानी सिर्फ हमको लगता है कि फॉर्मेट का अंतर है। अगर हम लॉजिकली सोचे तो वहां भी जो है कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी निकालते समय अगर मेरा जो है करेंट एसेट्स बढ़ने से क्या होता है कि उतना से मेरा कैश जो है नहीं आया है, वो पैसा मेरा जो है वहां पे ब्लॉक है। तो हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी निकालते समय वहां से उसको हम लोग जो है माइनस कर देते थे। यहां भी जो है वहां पे हम लोग जो है एक ही हेड में उसको जो है माइनस कर देते थे, लेकिन यहां पे हम क्या दिखा रहे हैं, यही दिखा रहे हैं कि अगर मेरा करेंट एसेट्स बढ़ रहा है तो वो पैसा मेरा उस हेड में, यानी करेंट एसेट्स के हेड में वो पैसा मेरा ब्लॉक है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी हम दिखाते थे कि अगर करेंट एसेट्स बढ़े, जैसे सन्ड्री डेटर बढ़ा, तो सन्ड्री डेटर उसी कंडीशन में बढ़ता है कि अगर आपका क्रेडिट सेल हुआ है। तो चूंकि मेरा नेट प्रॉफिट में हम सेल्स को एज्यूम किए हैं कि वो पूरा सेल्स मेरा कैश सेल है, तभी वो मेरा नेट प्रॉफिट आया है। लेकिन यहां पे उसका इफेक्ट जो है दिखा रहे हैं कि अगर मेरा सन्ड्री डेटर बढ़ रहा है तो यानी इसका मतलब जितना से बढ़ा उतना मेरा कैश जो है आया नहीं, वही कैश हम जो है यहाँ नेट प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट में पूरा का पूरा सेल जुटा हुआ है। नेट प्रॉफिट यही एज्यूम किया कि जो सेल में लिखा हुआ है वो पूरा पैसा आ गया, लेकिन एक्चुअल में पूरा पैसा नहीं आया। जितना से मेरा सन्ड्री डेटर बढ़ा उतना से मेरा वो नेट प्रॉफिट जो है कम होगा। वैसे ही करेंट लायबिलिटी में जितना से मेरा करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा, यानी उसका मतलब कि जिसको हमको पेमेंट देना था वो पेमेंट हम इस साल में नहीं किए हैं। तो अगर हम इस साल में नहीं किए हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय जब हम परचेज जो खर्चा है, खर्चा में हम पूरा का पूरा उसको दिखा दिए कि वो पूरा का पूरा जो है पेमेंट हो चुका है एज पर नेट प्रॉफिट एजम्पशन। लेकिन अगर मेरा सन्ड्री क्रेडिटर बढ़ा तो मतलब हुआ कि हम पूरा का पूरा पेमेंट नहीं किए हैं, जितना से मेरा बढ़ा उतना हम, चूंकि वहां पे माइनस हुआ है तो यहां पे इसको हम प्लस कर देंगे। तो देखिए, कैश फ्लो फंड फ्लो वहां पे इंडिविजुअली जो है आपको ये देखना होता है कि कंपनी का उतना कैश आया है कि नहीं आया है, ठीक है। और फंड फ्लो में क्या है कि आपको जो है एक बार में बनाना होता है कि आपका करेंट एसेट्स क्या है माइनस करेंट लायबिलिटी करने से आपका वर्किंग कैपिटल कितना आया। आप उसको पिछले साल से कंपेयर करिए कि पिछले साल में कितना जो है वर्किंग कैपिटल था। अगर पिछले साल से इस साल वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, वर्किंग कैपिटल आपको करेंट एसेट्स बढ़ने से ही बढ़ता है, चाहे करेंट एसेट्स बढ़े नहीं तो करेंट लायबिलिटी कम होके, उसी कंडीशन में आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। और अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा तो जो भी पैसा आया है वो पैसा मेरा वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक है। तो फंड फ्लो में अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है तो उसको हम लोग यूसेज में दिखाते हैं
कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यानी जो फंड आया उस फंड में से मेरा वर्किंग कैपिटल में इतना ब्लॉक है। अगर आपका वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है तो यानी इसका मतलब हुआ कि पिछले साल जितना वर्किंग कैपिटल था उससे, अगर पिछले साल 1 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल था और इस साल आपका वर्किंग कैपिटल 80,000 रुपया हो गया है, तो यानी 20,000 रुपया आपका मोनेटाइज हो गया है, वो 20,000 रुपया आपको आ गया है। ठीक है, तो वो अगर 20,000 रुपया आया तो फंड में आएगा, क्योंकि मेरे फंड में वो सारा आइटम आएगा जिससे कंपनी में फंड आया। तो आपको जो है यही निकालना होता है कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन से कितना फंड आया, चेंज इन वर्किंग कैपिटल से फंड आया कि गया। उसके बाद आपको इक्विटी शेयर इशू करके कितना फंड आया, प्रेफरेंस शेयर इशू करके कितना फंड आया, लॉन्ग टर्म लोन से कितना फंड आया, थर्ड पार्टी से कितना फंड आया। यानी कंपनी में उस पीरियड में, उस फाइनेंशियल ईयर में कितना फंड आया है, वो फंड जो है कहाँ कहाँ पे लगा है, उस फंड में से फिक्स एसेट परचेज हुआ है, उस फंड में से आपको जो है कोई जो है डिवेंचर का पेमेंट हुआ है, कोई प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट हुआ है, कोई आपको जो है डिविडेंड का पेमेंट हुआ है। तो प्रपोज डिविडेंड में हमेशा पिछले साल का डिविडेंड जो है इस साल पेमेंट होता है। ठीक है, तो आपका जो है मैच करेगा, जो भी आपका फंड आया है वो फंड कहीं ना कहीं कंपनी में होगा। अब वो पैसा चाहे फिक्स एसेट्स में हो, चाहे आपका जो है कोई जो है इन्वेस्टमेंट किए हो, चाहे आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ गया हो, तो यानी जो पैसा आया है वो पैसा का हमको यूसेज जो है दिखाना होता है। लेकिन लास्ट में हम आपको यही बोल रहे हैं, लॉजिकली आपको कैश फ्लो फंड फ्लो में कोई अंतर जो है नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट का अंतर है। ठीक है, कि उसका फॉर्मेट अलग है और इसका फॉर्मेट अलग है। इसमें भी जो है यही माना जाता है फंड फ्लो में भी कि कंपनी में कितना फंड आया, फंड मीन्स कैश कितना आया, कैश इंक्लूडिंग एवरी सोर्स। पैसा जो है कंपनी में कहाँ कहाँ से आया है और वो पैसा जो है कहाँ कहाँ पे लगा है। कैश फ्लो में भी कंपनी में कितना पैसा आया और उस पैसा में से कहाँ कहाँ पे खर्चा हुआ है। मान लीजिए कि जो पैसा आया, अगर आपका सन्डी डेटर बढ़ गया तो यानी उस पैसे में से वो पैसा मेरा सन्डी डेटर के पास ब्लॉक है। लेकिन कैश फ्लो में क्या होता है कि उसको कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी निकालते समय वहां पे उसको हम लेस कर देते हैं। यहां पे क्या है कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यानी करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ा यानी मेरा जो है करेंट एसेट्स बढ़ रहा हो चाहे करेंट लायबिलिटी कम हुआ। अगर मेरा करेंट एसेट्स बढ़ रहा है तो हम सिर्फ यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये पैसा मेरा यहाँ पे है, और कैश फ्लो में क्या करते हैं, उस पैसे को हम लोग वहाँ पे लेस कर देते हैं कि ये पैसा हमको रिसीव नहीं हुआ है, ये पैसा मेरा यहाँ पे ब्लॉक है, उसको हम लोग ऑपरेशनल एक्टिविटी से ही माइनस कर देते हैं। अगर हम कॉन्सेप्चुअल देखें, कॉन्सेप्चुअल सोचिएगा तो आपको कैश फ्लो और फंड फ्लो में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट का अंतर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको दोनों स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो फॉर्मेट है आपको फॉर्मेट जो है याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जो है उसी फॉर्मेट के मुताबिक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसमें भी आपको जो है डेप्रिसिएशन, इसमें भी आपको फिक्स एसेट्स का रिकॉन्सिलिएशन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी लॉसेस ये यानी आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है वो नॉन कैश आइटम है, तो उसको आप जो है ऐड कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो धन्यवाद।